अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी भी जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रहे होंगे। तो मोदी अब तैयार हो जाओ, कुएं खुदवा लो, बंकर बनवा लो, सारा का सारा दिल्ली जंगल बना लो कि तुम छुप सको उसके पीछे। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ़, डरपोक, कांपती हांपती फौज को छुपने की कोई जगह मिल सके तुम तैयारी कर लो। हम किसी को नहीं बताएंगे, तुम्हारी नस्लें पूछेंगी कि हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए किसने। तुम परेशान ना होना, हम उन्हें बताएंगे कि बेटा खान आया था, अब तैयार हो जाओ। हिटलर की बाक़ियात इमरान खान ने ललकार दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, क्योंकि मोदी एक पागल है, उसे इज्जत की ज़बान समझ नहीं आती। कोई माने ना माने, मुझे तो अब मोदी से भी, इसके नाम से भी कुछ कराहत सी महसूस होती है। मज़ीद इस बीमार जहनियत वाले शख्स का नाम नहीं लूँ तो बेहतर है। आज के इस अजीम दिन की बात कर लेती हूँ जो भारत को भुलाए नहीं भूलता, हमारा यौम आज़ादी। कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान, लाखों जानों की कुर्बानी, सैकड़ों इज्जतों और हुर्मतों की पामाली, बलवाइयों के हाथों उजड़ने वाले ख़ानदानों की कुर्बानी। लेकिन ज़बान पर एक ही नारा, बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। आंखों में आज़ादी के ख्वाब सजाए चलने वाले मुसाफिरों को जिस बेदर्दी से काटा जा रहा था, किस दलेरी से सब कुछ लुटाकर बॉर्डर पर पहुंचे कि आज़ादी उनका इस्तकबाल कर रही थी, आज 73 बरस बाद भी मंजरनामा कुछ यही कह रहा है। लाशें गिर रही हैं, इज्जतें लुट रही हैं, फौजी बलवाइयों की यलगार है, लेकिन फर्जंदाने तौहीद की ज़बान पर एक बार फिर वही नारा है कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह प्रोग्राम में आज मजीद किन टॉपिक्स पर मैं बात करने वाली हूँ, पहले आपको दिखा देती हूँ। कश्मीर पर किसी किस्म के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कश्मीरियों पर भारत के जबर के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। यौम आज़ादी और यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा 1947 में कागज़ का टुकड़ा कश्मीर की हैसियत तब्दील नहीं कर सका। पाकिस्तान हमेशा भारत के गासिबाना अज़ाइम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ खड़ा है। पाक फौज कश्मीर के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार है। किसी गलतफहमी में न रहना, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोदी को 2 टोक पैगाम, कहा पाकिस्तान को इल्म है भारत आज़ाद कश्मीर में कार्रवाई करने वाला है। मोदी को एक खेल बहुत महंगा पड़ेगा। किसी किस्म की जारहियत की तो भारत खुद जिम्मेदार होगा। अब कश्मीर आज़ादी की तरफ जाएगा। मसला कश्मीर दुनिया और अक़वाम मुत्तहिदा के लिए इम्तिहान है। 1.25 अरब मुसलमान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ देख रहे हैं। दुनिया भर में कश्मीर का सफ़ीर बनने का ऐलान। भारतीय जारहियत और मकबूजा कश्मीर में गैर आइनी इक़दामात, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सदर सिक्योरिटी काउंसिल के नाम ख़त लिखा। भारतीय इक़दामात ने पूरी दुनिया का अमन ख़तरे में डाल दिया है। शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारजा को भी फ़ोन, मकबूजा कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, पाकिस्तान ने एहतजाजी मरासला थमा दिया। और मकबूजा वादी में भारतीय फौज के कर्फ्यू को 10 रोज़ गुजर गए। खाने पीने की अशिया की किल्लत, दवाएं भी नापैद, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल हो गया। वादी में इंटरनेट, टेलीविजन किया जा सका। हुर्रियत रहनुमाओं समेत सैकड़ों कश्मीरी गिरफ्तार। आज से 8 में आपको खुशामदीद कहूँगी। क्या खुशनसीबी है हमारी कि आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हैं, आज़ादी का जश्न मनाते हैं, ईद त्यौहार खुशी गमी अपनी मर्ज़ी से अपने अंदाज से मनाते हैं। पाक परवरदिगार का लाख एहसान है कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन क्या बदनसीबी है कि पूरा ख़ित्ता मोदी जैसे दरिंदे के नापाक अज़ाइम की भेंट चढ़ गया है। 1.5 अरब इंसानों पर पागलों का जत्था राज कर रहा है। 1.5 अरब का हिंदुस्तान पागल खाने में ढल चुका है। हिंदुस्तान से मुसलमान को निकालो, तारीख से मुसलमानों को निकालो, शहरों देहातों से मुसलमानों को निकालो, किताबों कहानियों से मुसलमानों को निकालो, और अब कश्मीर से मुसलमानों को निकालो। क्या बदनसीबी है। हिंदुस्तान में मुस्लिम खून सस्ता, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा।
कश्मीर वापस 1947 की पोजीशन पर चला गया है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हो गई है। 1949 में मुतारिफ करदा आर्टिकल 370 पर ख़त तनसीख, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों पर ख़त तनसीख, शिमला मुआहदों पर ख़त तनसीख, भारतीय आइन पर भारतीय हमला, मोदी की हालिया जाहियत पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को छोड़ें, मजलूम कश्मीरियों को रहने दें, दिल्ली सरकार के लिए अपने इत्तेहादी फट पड़े। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वजूद के दो टुकड़े हो गए। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत से इल्हाक, दो कौमी नज़रिए की मुखालिफत, हमारा ये फैसला गलत निकला। हमने पाकिस्तान पर भारत को तरजीह दी, ये हमारी गलती थी। भारत में चलने वाली 50 छोटी 17 बड़ी तहरीकों में जान पड़ेगी। नागालैंड, मणिपुर, भारतीय पंजाब, लद्दाख, कश्मीर, हर जगह शोले भड़केंगे। पाकिस्तान ने मोदी को बता दिया कि कश्मीर पर किसी किस्म के समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने पैगाम में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम कश्मीरियों पर भारत के जबर के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। हम खड़े हैं चाहे इसकी हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने कहा कि हम पर जंग मुसल्लत की गई तो दुनिया इसके असरात देखेगी। सुनिए। आज का यौम आज़ादी बहादुर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती का दिन है। भारत गैर कानूनी इक़दामात से जम्मू और कश्मीर के मुतनाज़ा हैसियत को तब्दील नहीं कर सकता। भारत हमारी अमन पसंदी को कमजोरी न समझे। हम पर अगर जंग मुसल्लत की गई तो ये जंग सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं रहेगी, बल्कि पूरा खित्ता, दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी दो टोक कह दिया है। मोदी अपना आखिरी कार्ड खेलकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे, मैं दुनिया भर में कश्मीर का सफीर बनूंगा। नरेंद्र मोदी ने एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया। ये अब बहुत भारी पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को। अब दुनिया की नज़र कश्मीर पे है। जिम्मेदारी लेता हूँ इस चीज़ की। मैं बनूंगा कश्मीर की दुनिया में आवाज़ उठाने वाला एम्बेसडर। ये जो आरएसएस का जिन बोतल से निकल चुका है, ये वापस नहीं जाता। ये अभी सिखों के ऊपर मुश्किल वक्त आएगा, दलित के ऊपर आएगा। सबसे ज्यादा मुसलमानों को टारगेट किया गया। ये सिर्फ कश्मीर तक नहीं रुकेगा काम, ये पाकिस्तान की तरफ आएगी। हमें इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आज़ाद कश्मीर में एक्शन लेने का। मैं नरेंद्र मोदी को यहाँ से आज पैगाम देता हूँ कि आप एक्शन लें, आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज बैटल हार्डन्ड है, 20 साल से शहीदों की लाशें उठा रही है। तैयार है पाकिस्तानी फौज, सारी कौम तैयार है, कौम लड़ेगी फौज के साथ। ये जो जंग होगी, ये आज हम दुनिया की कम्युनिटी को मैसेज बार बार दे रहे हैं। आप जिम्मेदार होंगे। वो इदारे जिनका काम था कि जंगें रोकना, ये हमारा नहीं, ये इनका ट्रायल है। अब ट्रायल तो यूनाइटेड नेशंस का है, जो आपकी अपनी सिक्योरिटी काउंसिल की 11 रेजोल्यूशंस थी। क्या आप खड़े होंगे अब इनके साथ कि ये सिर्फ कश्मीर के लोग या पाकिस्तान के लोग आपकी तरफ नहीं देख? तो सारों का दिल धड़क रहा है आज कश्मीर के लोगों के साथ। हमने कल यूनाइटेड नेशंस को हमने अब पिटिशन कर दिया, हम उधर भी जाएंगे। हर दुनिया का फोरम के ऊपर हम जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाएंगे। ये जो उसने आखिरी कार्ड नरेंद्र मोदी ने खेल दिया है, इसके बाद अब सिर्फ आज़ादी की तरफ जाएगा कश्मीर। तो पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, इसलिए 6 अगस्त से लेकर आज की तारीख तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है। इसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अहमद अली साहब, चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। इसके साथ साथ शाहिद अमीन साहब हैं, साबिक सफ़ीर हैं, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, आप बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहूँगी। सुल्तान साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करती हूँ। कश्मीर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई, मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने कश्मीर पर स्पेशल डेस्क भी तैयार कर रखी है, रिसर्च वर्क किया जा रहा है और दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स के साथ मिलकर काम करते हैं। कश्मीर पर रिसर्च कर रहे हैं, इस चैप्टर पर खुसूसी तौर पर काम कर रहे हैं। सुल्तान साहब, अचानक यकायक मोदी ने ऐसा जालिमाना इक़दाम कैसे कर दिया? मुस्लिम उम्मा क्यों खामोश है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये कोई अचानक इक़दाम नहीं था। इस पे
हम इसलिए ज्यादा सरप्राइज हुए कि जो उससे पहले सिचुएशन कश्मीर के अंदर क्रिएट की गई, उससे ये कोई वाज़ेह अंदाजा नहीं हो रहा था कि हिंदुस्तान की हुकूमत क्या करने जा रही है। लेकिन इस आर्टिकल का खात्मा, इसके ऊपर उनका हिंदुस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन, ये ना सिर्फ इस इलेक्शन में बल्कि वैसे तो हर इलेक्शन में बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लेकिन स्पेशली जब पिछली टर्म में मोदी साहब बने थे तो उन्होंने इस मसले को अपनी इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था। और ये तो इनके प्रीवियस जो लास्ट इनकी गवर्नमेंट जब इनका टेनोर ख़त्म हुआ उसके अंदर भी ये एक्सपेक्टेड था कि ये इस तरह की कोई मूव लेके आएंगे, लेकिन शायद इनको कई खदशात थे जिस वजह से उन्होंने नहीं किया। अभी वो जब दूसरी मरतबा मैंडेट लेके आए हैं तो जैसे आपने कहा कि इस फाशिस्ट शख्स की दिमाग में एक इक़्तिदार का, कुर्सी का, ताकत का एक गुरूर था, और उसके बाद इनके अंदर एक नफरत है जो कि बहुत ही खतरनाक है। देखें आप, अपना मजहब, अपना नजरिया, अपना अकीदा, अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रखते हैं, लेकिन उसमें दूसरे के लिए जब तासुब और नफरत का एलिमेंट आता है तो वहां से आप अपनी हद उबूर कर लेते हैं, जो कि इन्होंने आरएसएस के आप नजरियात को देखें, हिंदू तवा, इससे पहले तहरीक पाकिस्तान में भी ये सारी चीजें हमने फेस की हैं। वो इनकी जो संगठन मूवमेंट थी, शुद्धी तहरीक थी, बाकी इस तरह की सारी इनकी चीजें चलती रही हैं। इनके जो दो जोम हैं कि हम कसीरुत तादाद हैं और हम कदीमुल आबाद हैं, इसलिए पूरा हिंदुस्तान हमारा हक है। लंका के साहिलों से लेके ये उसको गजनी के बॉर्डरों तक लेके जाते हैं, और उसी में ये समझते हैं कि कश्मीर तो वैसे ही हमारे लिए तारने वाला है। तो उन्होंने इस सारे को मद्देनजर रखते हुए इसका ये स्पेशल स्टेटस जो है ये ख़त्म किया है। लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पे इस पे मोदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों को अपनी जदोजहद आज़ादी कामयाब करने की एक राह फराम की है, बल्कि उसके अलावा भी हिंदुस्तान के अंदर जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, हिंदुस्तान के इस यूनिलैटरल डिसीजन ने उन तमाम सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को तकवीयत दी है, जैसा कि आपने अपनी ओपनिंग प्रेजेंटेशन में भी कहा है। और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। शाहिद अमीन साहब, आपकी जानिब आती हूँ। सर, अब मोदी ने जो करना था वो तो कर गुजर गया, अब बताइए पाकिस्तान जा रहा है सलामती काउंसिल की जानिब। सलामती काउंसिल कितना मजबूत इकदाम कर सकता है कि मोदी को बैकफुट पर आने पर मजबूर कर दिया जाए? क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की ऑलरेडी 11 करारदादें मौजूद हैं, उसकी भारत धज्जियां बिखेरता रहा है, धज्जियां उड़ाता रहा है, तो अब सलामती काउंसिल जाकर पाकिस्तान क्या कर सकता है? कितना मजबूत इकदाम उठाया जा सकता है? शाहिद अमीन साहब जी, यकीनन देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल जाना जो है एक बहुत ही अहम कदम है। और आपको अंदाज़ा है कि माजी में सिक्योरिटी काउंसिल ने ही कश्मीर के बारे में बड़े अहम रेजोल्यूशन पास किए थे, और ये तवक्को हम करते हैं कि वो उन्हीं रेजोल्यूशन की पासदारी करके मामले को आगे ले जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि 1964 के बाद से कश्मीर का मसला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उसमें ज़ेर बहस नहीं आया है, इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल को पहले तो रशियन वीटो ने पैरालाइज कर दिया था, और बाद में मसला ये हो गया था कि एक मेजॉरिटी भी हमारे हक में मौजूद नहीं थी, तो फिर कुछ हमारी हुकूमतों की गफलत भी है। तो गोया कि अब तकरीबन 50 साल के बाद ये मसला जो है दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जा रहा है। इसकी बड़ी अहमियत है। सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन बाइंडिंग है, वो दुनिया का सबसे अहम सियासी इदारा है जिसके फैसले जो हैं अंडर द चार्टर बाइंडिंग है सारे मेंबर्स पे। तो ये इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान की हुकूमत ये मसला लेके उठा रही है, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया, मोदी हुकूमत ने ऐसे इंतहा पसंद इक़दाम उठाए हैं जिससे इस इलाके का अमन जो है शदीद खतरे में पड़ गया है। हिंदुस्तान पाबंद है सलामती काउंसिल के हर इक़दाम को, हर हुक्म को मानने का, और पाकिस्तान का केस कितना स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अपनी बात मनवा पाए? देखिए, अंडर द यूएन चार्टर उसमें ये हर मेंबर जो है पाबंद है इस बात का कि सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के ऊपर अमल करे। लेकिन आपको अंदाजा है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया है, एंड दे हैव गॉट अवे विद इट, और इंडिया उन मुल्कों में है। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की गफलत है, सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी गफलत है कि उसने इस मामले को क्यों नहीं उठाया कि हिंदुस्तान
सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन पे अमल क्यों नहीं कर रहा है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन बहरहाल ये एक पुरानी दास्तान है। प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि सिक्योरिटी काउंसिल ये मामला उठाने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो आलमी अमन को खतरा है, जिस बुनियाद पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इस इशू को उठाया है, तो सिक्योरिटी काउंसिल अपनी जिम्मेदारी को अदा करे और जो उन 9 मुल्कों की कम से कम मेजॉरिटी उसमें हासिल हो जाए, ताकि कश्मीर के सिलसिले में ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाए जिसमें मोदी हुकूमत के जो इक़दाम हैं उनको यकसर रद्द कर दिया जाए और उन पे इंडिया पे जोर दिया जाए कि वो इस इलाके के अमन व अमान को तबाह ना करे। जी ठीक है शाहिद अमीन साहब। सुल्तान मोहम्मद अली साहब, खान साहब का यकीनन आज का खिताब आपने सुना होगा। अहमद अली साहब जिस तरह से उन्होंने गुफ्तगू की है और जो उन्होंने बात की कि मायूसी का इजहार किया, 1.5 अरब मुसलमान तो खड़े हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, लेकिन जो मुस्लिम उम्मा के सरबराहान हैं उनके अपने मफादात हैं। सर ऐसा क्यों है? मुस्लिम उम्मा की खामोशी क्या कहती है सर उनके सरबराहान की? जी मैं पहले तो एक छोटा सा अर्ज करना चाहूँगा। हमारे बहुत ही सीनियर हैं एम्बेसडर साहब ने इरशाद फरमाया कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की गफलत है, ये बिल्कुल बजा है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन ये करूंगा कि ये सिक्योरिटी काउंसिल की गफलत के साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स को भी वाजे करता है, जो कि आपको सूडान के मसले में, ईस्ट तैमूर के मसले में नजर आते हैं, लेकिन कश्मीर और फलस्तीन के ऊपर आके उनके मायारात बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। जो मुस्लिम उम्मा का इस वक्त क्राइसिस है, मुस्लिम उम्मा पिछले काफ़ी अरसे से खुद अपने मसाइल से दो चार हैं। आप मिडल ईस्ट के अंदर देख लें, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर देख लें, बाकी ममालिक में देख लें, हर जगह छोटा बड़ा टर्माइल चल रहा है और रिजीम शिफ्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वो गैर मुतवक्के तौर पे तब्दील होती हैं, जिस वजह से जो मुस्लिम उम्मा का जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके अंदर वो नहीं है। फिर जो मोमेंटम और जो लीडरशिप आपको जब कॉलोनियल दौर से निजात हासिल कर रही थी मुस्लिम उम्मा, स्पेशली 40s, 50s, 60s, इवन मिड 70s तक भी आपको जो मोमेंटम नजर आता है वो अब किसी भी जगह पे नहीं है। और यही वजह है कि मुस्लिम उम्मा कासिर है उस तरह कश्मीर की मदद करने से। और मैं इस पे एक चीज अर्ज करूंगा कि ये इस पूरे सिस्टम के अंदर, इस पूरे ग्लोबल सिस्टम के अंदर ये खराबी है जिस वजह से कश्मीरियों की मदद नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे रुपए को और मईशत को इंसान के ऊपर तरजीह हासिल है इस आलमी निज़ाम के अंदर, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे मुतासिर होता है अगर हम हिंदुस्तान के मसले पे, कश्मीर के मसले पे हिंदुस्तान की मुखालिफत करते हैं। तो बुनियादी तो इखलाकियात की सादा सी बात यह है कि जब आप मईशत पे इंसानी खून को तरजीह देंगे तो आप कश्मीर के लिए खड़े होंगे, लेकिन जब आप इंसानी जानों पे, इंसानी खून पे, मईशत को, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तरजीह देंगे तो वो चाहे हमारे बहुत से गल्फ की स्टेट्स हैं या बाकी मुस्लिम उम्मा के ममालिक हैं, वो हिंदुस्तान के सामने इसलिए नहीं बात करते क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इससे मुतासिर होता है। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब के जो बयान की, जो खिताब की मैं बात कर रही हूँ, तो उसके साथ साथ उन्होंने ये भी खबरदार कर दिया है कि मोदी प्लानिंग कर रहा है, आज़ाद कश्मीर पे हमले की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए इस वक्त तमाम कौम को और तमाम सियासी जमात यकजहती की ज़रूरत है, यकजा होकर जवाब देने की ज़रूरत है। और इसी तनाज़ुर में मुझे सहर कामरान साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुकी हैं। सहर साहिबा, इमरान खान साहब ने बता दिया है और कोई इतने अच्छे अज़ाइम नज़र भी नहीं आते सरहद पार, लेकिन आज हमने देखा वज़ीर आज़म साहब भी कश्मीर गए, सदर पाकिस्तान भी गए, लेकिन ऑपोजिशन लीडर नहीं आए। आप क्या समझती हैं, क्या इससे ये तासुर मजबूत नहीं होता कि जो सियासी मजबूरियां हैं वो कौमी मफादात से बढ़कर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, आपको, तमाम सुनने देखने वालों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी मुबारक। लेकिन हम ये जानते हैं कि तकसीम हिंद जो है, पार्टीशन का जो एजेंडा है वो आज भी नामुकम्मल है और वो कश्मीर में से हिंदुस्तानी जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उसको ख़त्म किए बगैर मुकम्मल नहीं होगा और यकीनन इस पर पूरी कौम एक आवाज़ है। मैं यहाँ पे आज अगर किसी लीडर का हवाला देना चाहूँगी तो मैं कायदे आज़म का हवाला देना चाहूँगी, जिन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला देना चाहूँगी, जिन्होंने कश्मीर की बेहतरीन जंग लड़ी और पूरी कौम को और
यूनाइटेड नेशंस में भी कश्मीर के लिए एक बुलंद आवाज़ वो जो है और मजबूत आवाज़ बनकर उभरे। यकीनन आज हमें ज़रूरत उसी यकजहती की थी, आज हमें ज़रूरत उसी बुलंद आवाज़ की थी। किरण, आपका मुझे थोड़ा सा जो है कुछ सही नहीं लगा तबसरा। मेरा ख्याल है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वो पहले लीडर थे जो ये इस एक्शन के बाद 370 रिवोक करने के फ़ौरन के बाद लाड़काना से अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके इस्लामाबाद आए, मगर अफसोस का मकाम ये था कि उस दिन नेशनल असम्बली की कोई भी प्रोसीडिंग ना हुई और ना ही कोई बयान आया। और अगले दिन जब रेजोल्यूशन और मोशन पेश हुई तो उसमें भी ये जिक्र नहीं था 370 का। अब जो बिलावल साहब का बयान है उस पर सैर साहिबा जवाब दे दीजिएगा। बिलावल साहब कह रहे हैं हर नालायकी बर्दाश्त कर लेंगे। सैर साहिबा जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी जानिब आप ही के पास सवाल लेकर आ रही हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीर पर कोई सौदा कबूल नहीं होगा। तो ये किस सौदे की जानिब इशारा कर रहे हैं, किस सौदे की बात करें, और क्या यौम यकजहती पर ये महाज आ रहा है, ये काबिल कबूल है सैर साहिबा? नहीं, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है किरण, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना ईद वाला दिन, वो पहले लीडर थे जिन्होंने कश्मीर जाने का ऐलान किया, और मुझे इस बात की खुशी है कि उसके बाद जो है उनको फॉलो किया हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब आज गए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि फॉरेन मिनिस्टर का जो बयान आया उसने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान की बात कर रहे हैं तो मैं कॉन्टेक्स्ट जानना चाहूँगी फॉरेन मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट का, जिसमें उन्होंने वो कश्मीरी बहन भाई और वो पाकिस्तानी जो कश्मीर की आज़ादी का नारा लगाते हैं, जो ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो कश्मीरी बहन भाई जो अपनी शहादतों को पाकिस्तान के परचम में लपेट के दफन करते हैं, जो 14 अगस्त को पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर जश्न मनाते हैं, आपने उनको ये पैगाम दिया कि आप किसी अहमकों की जन्नत में ना रहें। तो बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि मैसेजेस क्या आ रहे हैं। हमें तो ये भी देखना था कि वजीर आजम साहब जब अमेरिका से वापस आए, हार फूल फैने, कोई जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए, ऐसा उन्होंने ऐलान किया। लेकिन यहाँ आकर बहुत सारी बातें हैं किरण, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं देखना चाह रही हूँ क्यों आज जो है कभी टेलीविजन के मुख्तलिफ चैनल्स पे, कभी आपको लाहौर में पाकिस्तान का नक्शा जो है वो तब्दील शुदा नजर आता है। क्यों हो रहा है ये, किस वजह से हो रहा है? ये हिंदुस्तान ने कोई एक्शन आज नहीं किया, ये यकीनन उनकी एक एजेंडा पे था, मैनिफेस्टो पे था मोदी का, और उन्होंने मुकम्मल इसके ऊपर होमवर्क किया होगा। मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो आपसे जरूर ये सवाल, पाकिस्तान आप नक्शे की बात कर रही हैं तो आज हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसा कोई खास एहतजाज या किसी किस्म की रैली, कोई प्रोटेस्ट दिखाई क्यों नहीं दिया, इसकी क्या खास वजूहत हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। इसके साथ साथ सिख बरादरी की एक बड़ी वोकल हमारे साथ आवाज़ मौजूद होगी जो कि खालिस्तान के हवाले से बात करते रहे और कश्मीर के हवाले से भी बहुत स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के साथ प्रोग्राम में साथ होंगे। देखते रहिए 7 से 8। वेलकम बैक वंस अगेन। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं सैर कामरान साहिबा। आपसे मैंने ब्रेक लिया था, आपसे दोबारा बात का आगाज़ करती हूँ। वक्त बहुत कम है, प्लीज़ शॉर्टली जवाब दीजिएगा। जरदारी साहब कहा करते थे कि अगर हम होते तो हम ये कर देते, वो कर देते, ईरान के पास जाते। आज वज़ीर ख़ारजा साहब कह रहे हैं कि किसी अहमकों की जन्नत में ना रहा जाए, हमारे साथ आवाम तो है लेकिन मुस्लिम उम्मा के सरबराहान हमारे साथ नहीं है। तो सैर कामरान साहब, एक तो इस बात का मुझे जवाब दे दीजिएगा, कैसे कर लेते, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, वज़ीर आला सिंध तो मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं लेकिन क़यादत उस तरह से दिखाई नहीं दे रही जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह से कश्मीर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। किरण, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कश्मीर के इशू पे पीपल्स पार्टी में ना कोई तकसीम है। पीपल्स पार्टी ने आज बेहतरीन रैली निकाली और आपने देखा कि इसमें तमाम सियासी क़यादतें शामिल थी सिंध की। तो इस मसले पे मेरे ख्याल में अगर आपके चैनल ने कवर नहीं की तो मैं कहूँगी कि बेहतर था कि कवर करते, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज तो फिर आपको ये सवाल करना नहीं चाहिए था, क्योंकि कश्मीर इशू हमारे दिल में है। हम अपने कायद को और कश्मीर इशू को और कश्मीर पे विजन को लेके साथ चलते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान साहब
ने मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी ये है कि वो कौमी यकजहती बरकरार नहीं रख सके, उन्होंने कौम को तकसीम किया। मुस्लिम उम्मा को क्या करना चाहिए? मेरी ख्वाहिश थी कि आज हज के खुतबे में मुझे कश्मीर के लिए दुआएं सुनाई देती हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि हम वो देखते सिफारतकारी कि जो है हिंदुस्तान जो है वो एज ऑब्जर्वर OIC में ना बैठा होता, हमें पहले से इसका पता होता, हम एब्सटेन ना करते। मेरी ख्वाहिश थी कि हम देखते कि हमारी मुतहरिक जो है वो डिप्लोमेसी हो। देखिए आज की जंगें किरण, आज की जंगें हथियारों से नहीं लड़ी जाती, आज की जंगें बेहतरीन हिकमत अमली से लड़ी जाती हैं। बिल्कुल आप ये बात दुरुस्त कर रही हैं, लेकिन इससे पहले जो आपने मेरे सवाल की बात की थी तो सैर साहिबा मैंने आपसे मरकजी क़यादत के बारे में पूछा था। बहरहाल लास्ट आपने जो गुफ्तगू की है बिल्कुल दुरुस्त की है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान साहब। किरण जी सैर साहिबा मैं मज़ीद आपसे बात करती हूं। सबसे आगे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैर साहब आपका। सुल्तान साहब की जानिब आऊंगी, मुझे बताइएगा पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर सकता है? सुल्तान साहब जी, मैं पहले तो जो पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी कि कश्मीर, आजाद कश्मीर पे हिंदुस्तान के हमले का खदशा है, जो उस पर सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को कोई भी हमला आजाद कश्मीर पे करने से पहले अभिनंदन से एक बार जरूर पूछ लेना चाहिए। अभिनंदन अगर रेकमेंड करें तो फिर हिंदुस्तान हमला कर दे, लेकिन इस बार जवाब उससे भी ज्यादा सख्त होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जिस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए और जो मुझे बदनीयती RSS और BJP की नजर आती है इस आर्टिकल 370 को खत्म करने के, वो कश्मीर की डेमोग्राफिक हैसियत को तब्दील करना है और वो कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक्स को चेंज करना चाहते हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर मूव की है UN का इजलास बुलाने की, उसने भी मेरे ख्याल में हमारा सबसे ज्यादा कंसर्न हमें इसी पे शो करना चाहिए कि हिंदुस्तान उसकी जो इंटरनेशनल उसकी एक मुतनाज़ा हैसियत है मसले कश्मीर की, उस पे असरअंदाज हो रहा है और वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस करेगा। रियासती दहशत गर्दी पहले से मौजूद है। इस आर्टिकल के खात्मे से अब RSS के गुंडों को भी रियासती मशीनरी के साथ दहशत गर्दी का मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल में जो कश्मीर के डेमोग्राफिक्स अगर तब्दील होते हैं तो इन फ्यूचर ये मसले कश्मीर को बिल्कुल डैमेज करके रख देगा, सबूताज करने वाली बात। लेकिन उसके साथ साथ जो आपने ये बात की कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की शरारत से पहले अभिनंदन से जरूर रब्ता कर ले और अभिनंदन से मुशावरत कर ले कि करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। शाहिद अमीन साहब, मोदी सोच रहा है पाकिस्तान में शरारत करने की, पाकिस्तान क्या करे इस मौके पर? देखिए, इंडिया जो है एक बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत है और एक सियासी उसके भी असर रसूख हैं। हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है क्योंकि मोदी का मिजाज ऐसा है कि वो इस तरह की कोई मिलिट्री एडवेंचर कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा ही है कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर ताकतें हैं। कोई छोटी जंग जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ बड़ी जंग बन सकती है और वो जो है दोनों मुल्कों के लिए तबाहकुन चीज़ होगी। तो इसलिए जंग के बारे में ज़रा मोहतात ज़ुबान का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जंग उसी हालत में लड़ी जाएगी जब न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक एलिमेंट साबित होगा। शाहिद अमीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप साथ मौजूद थे, सुल्तान अहमद अली साहब आप साथ मौजूद थे। जहनी मरीज और बीमार नजरिए के हामिल मोदी को जम्मू कश्मीर की सिख कम्युनिटी ने करारा तमाचा रसीद किया। जनाब, सिख रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजलूम मुसलमानों का साथ देने का ऐलान किया है। मोदी को पैगाम दिया है कि कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। भारत दहशतगर्द BJP के रहनुमाओं ने कश्मीरी लड़कियों के साथ शादी करने और उन्हें हिंदुस्तान मुंतकिल करने का ऐलान किया था, लेकिन सिख बिरादरी ने वो हाथ काटने का ऐलान किया है। जो मुसलमान लड़कियों की तरफ उठेगा, जम्मू कश्मीर के सिख ब्रदर्स ने ऐलान किया है कि जो भी मुसलमान माओं और बहनों की तरफ देखेगा उसे हमारी लाशों से गुजर कर जाना पड़ेगा। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं परमजीत सिंह पम्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो जो ऐलानात आपकी जानिब से किए गए हैं, सलाम पेश करती हूँ मैं आपको, सलाम पेश करती है पाकिस्तानी कम्युनिटी। परमजीत साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भैन तुसी मैनू समा दिता आ, समा TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਰਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀਡੀਓਸ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਾਈ 에ਅਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़े रवांगे। बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप परमजीत साहब। अब कल पाकिस्तानी कम्युनिटी लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाज करने जा रही है, तो परमजीत साहब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, ऐलानात भी कर रहे हैं, मोदी साहब को बता भी रहे हैं कि आंख उठाने की हिम्मत न करे, तो कल हम सिख कम्युनिटी को देखते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ आपको लोग फॉलो करते हैं। क्या आप सिख कम्युनिटी को भी लंदन में निकाल रहे हैं कि वो भी कश्मीरियों के लिए एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं? जी बहुत वड्डी गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਐਕਚੁਅਲੀ, तो ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 to 7,000 ਪੀਪਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੈਦਰ ਹੋਣਗੇ। तो ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ, ਕਿ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡੰਗ ਮਾਰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ लड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल डायलॉग्स के नाल तुसी ये बिल्कुल भी। परमजीत साहब आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, यानी कि 8 से 10 हज़ार जो नंबर्स आप बता रहे हैं, सिख बिरादरी, पाकिस्तानी बिरादरी, कश्मीरी बिरादरी, ये सब मिलकर कल काला चेहरा मोदी सरकार का दिखाने जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ये नारा हमारा यकीनन तक़वियत पाएगा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिंह साहब, बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो कराची के हवाले से बात करूँगी। पिछली हमने बारिशें देख ली, फिर बारिश होने जा रही है और फिर हाल बेहाल हो रहा है। मेयर कराची मेरे साथ होंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर शहर का ये हाल क्यों है बेहाल। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। भारतीय गुजरात से आने वाले काले स्याह बादल कराची को 3 दिन तक घिरे रखेंगे और कल शाम से कराची पर बरसना शुरू हो जाएंगे, जो 3 दिन तक वक्फे से बरसते रहेंगे। महकमा मौसमियात ने बता दिया कि बारिश कराची में ही नहीं जनाब, अंदरून सिंध भी, पंजाब भी, KP के और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। सवाल फिर वही पैदा होता है कि हुकूमत ने शहरियों के लिए क्या इंतजाम कर लिए हैं? क्या फिर माओ के लख्ते जिगर खुदा न खास्ता उनके सामने करंट की हरारत से कांपते कांपते दम तोड़ देंगे? क्या फिर शहरियों के घर नालों का मंजर पेश करेंगे? क्या फिर कराची पत्थरों के दौर का शहर महसूस होगा? यकीनन जवाब इन सब का वही है जो हम सब जानते हैं। प्रोग्राम में मुझे इस वक्त मेयर कराची साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आपको अपने आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा नहीं लगता सर कि आज के दिन फिर वही सवाल करूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। ये बताइएगा, कराची भर में आज भी जगह जगह अलाइशों के ढेर हैं जिनसे ताफुन उठ रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, एक बार फिर सारे प्लान नाकाम हो गए मेयर साहब। देखें, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के पास काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल और कोरंगी। कोरंगी में कल मैं मौजूद था, बहुत अच्छा काम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सेंट्रल बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है, मगर एक्टिवली सारे इलेक्टेड लोग जो ग्राउंड पे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑफिस को ठिकाने लगाएं। मैंने खुद देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट की और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है ये, और मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, कोशिश सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी कर रहा होगा।
मगर डिफिकल्टी ज़्यादा है बारिश के मौके पर ये ऑफल्स का मामला हुआ है, बकरा ईद आई। मेयर साहब, कराची में बदतरीन सूरत हाल देखी हमने पिछले दिनों। बारिशों से एक बार फिर बारिश बरसने के लिए तैयार है, अब तो कुछ कर लें कराची वालों के लिए। देखिए, प्लानिंग हमारी वही है जो इससे पहले बारिश आई, वही प्लानिंग है और स्पॉट्स भी हमें आइडेंटिफाई हुए में हैं। मशीनें कुछ हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिली है, उससे भी काम ले रहे हैं। जो हमारे पास अपने डी वाटरिंग पंप हैं जो कि ना होने के बराबर है कराची के लिए, और एक्सकवेटर्स हैं, डंपर्स हैं, उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ जरूरत पड़ रही है रेंट पे भी ले रहे हैं। FWO भी साथ दे रही है, इसमें उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो मिल के ही कर रहे हैं। सिस्टम कोलैप्स हो चुका है पूरे कराची का सीवेज का और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स का बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज जो है वो नालों में किया जा रहा है। ये रीजंस हैं, इसको सीरियसली सिंध गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे ये डिफिकल्टीज रहेंगी और बढ़ेंगी। मेयर साहब, अगर प्लानिंग वही है तो जो पहले थी तो फिर तो अल्लाह ही खैर करे। बहरहाल ये बताएं कि नालों में कचरा कौन डालता है जब कराची के लिए डंपिंग पॉइंट्स बने हुए हैं? तो जब कचरा नहीं उठता तो यहाँ एक माफिया है कराची में जिसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो सिंध गवर्नमेंट के मातहत आता है, उसको चाहिए कि इस माफिया को खत्म करे। एक्सकवेंजर्स जो ये इस कचरे में से रिसाइकिल करने के लिए चीजें निकालते हैं और उन फैक्ट्रियों तक पहुंचाते हैं, वो ही सारा कचरा इन्वॉल्वमेंट उनका इनके साथ भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ कचरा ना। वसीम अख्तर साहब, कौन सा माफिया है सर जो मेयर कराची से ज्यादा ताकतवर है? सरपरस्ती कौन कर रहा है इस माफिया की? देखिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नीचे जो तबका है वो कोऑपरेट करता है इस माफिया से। ये सिस्टम चला आ रहा है, इसको बहुत माइन्यूटली देखना होगा। अच्छा ये बताएं, आप विफाक के साथ हैं, हुकूमत में हैं, बारहा मुतालबा करते हैं, विफाक यकीन दहानी भी करवा देता है, मगर अब तक कराची को खुसूसी पैकेज मिल नहीं सका है। क्यों एक दूसरे पर यकीन का फुकदान है या फिर वजह कुछ और है? ये डिसाइड हुआ था कि 5 अरब कराची को दिए जाएंगे, 5 अरब हैदराबाद को दिए जाएंगे। ये जो प्रॉब्लम्स हैं फौरन इसको रिजॉल्व करनी। ये सवाल तो उनसे किया जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनके वादे जो उन्होंने किए हैं वो पूरे हों। ठीक है वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी इंतजार कर रहे हैं और कराची वाले भी बेचारे इंतजार हैं। पिछली 2 बारिशें तो हो चुकी हैं और उसमें शहर का हाल बेहाल होता हुआ हमने देख लिया। पिछले हफ्ते की बारिश ने तो पत्थर के दौर में पहुंचा दिया था पूरे शहर को। अब देखते हैं कि ये इंतजार कब खत्म होता है। बारिश आएगी, बरसेगी और फिर शहर में तबाही मचाएगी, या फिर अली जैदी साहब और मेयर कराची साहब और वजीर बल्दियात साहब जो कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अब कुछ बहाली दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती? इससे पहले वजीर बल्दियात साहब ऑलरेडी कह चुके थे कि अगर बारिश बरस जाती है तो फिर उसके बाद जो शहर की मैनेजमेंट के हवाले से काम हो रहा था या जो शहर की सफाई के हवाले से काम हो रहा था उसमें खलल पड़ेगा। अब फिर बारिश आ गई है तो अब देखना होगा कि अब क्या होगा, या फिर हम देखेंगे कि फिर बारिश बरस जाएगी और पानी खड़ा हो जाएगा और फिर एक ही हमारे पास ताकत है जो शायद गैब की तरफ से मदद कर देती है, वो पाक फौज की ताकत है। वो आती है सड़कों पर, घरों से पानी भी वही निकालती है, सड़कों से पानी भी वही उठाती है और उसके बाद मेयर कराची साहब या फिर गवर्नर साहब या फिर वजीर बल्दियात साहब या फिर वजीर आला साहब शहर के और इलाकों के दौरे करते हुए हमें दिखाई देते हैं, चाय की चुस्कियां लेते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो खुदा का वास्ता है आप तमाम लोगों को कि ईद का मौका तो आपने गवा दिया है हम तमाम लोगों का, लेकिन उसके बाद जो अब बारिशें बरसने वाली हैं, खुदारा इस शहर के लिए कुछ कर लें ताकि हम भी इस बारिश को एंजॉय कर सकें, ना कि ये बारिश हमारे लिए जहमत बन जाए। कल इंशाल्लाह पूरी भारत के यौम आज़ादी के मौके पर यौम स्याह मनाएगी और इसी हवाले से आपके साथ प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिएगा साथ साथ। कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।